Hey everyone, welcome back to the Layman Way एंड आज के लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि ऐसे कौन से ट्रिक्स आप यूज़ कर सकते हो इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए। और ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हैं जीएस के, जो प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनमें जो ट्रिक्स लग रही हैं या फिर उनसे हम कुछ जो डिड्यूस करके इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते थे या कर सकते हैं आगे, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्टिकुलर टाइप का पैटर्न फॉलो करती हैं, उनको हम इसमें देखेंगे। तो अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो, आखिरी एक महीने में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, सीसैट का भी सीरीज़ चल रहा है, इसका भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये अगर आप कर लेते हो तो 20+ मार्क्स आप एडिशनल स्कोर कर सकते हो ओवर एंड अबव जितना आपको आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई कुछ नहीं करी है और सिर्फ ट्रिक्स के बेसिस पे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, है ना। नॉलेज तो है ही आपकी, उसको यूज़ करके थोड़ा बहुत नॉलेज, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो वो हम देखने वाले हैं इसमें, है ना। तो ये मत समझ लेना कि भाई इसको पढ़ लिया तो हमको अपना कोर्स रिवाइज करने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोर्स तो रिवाइज करने का ज़रूरत है ही आपको, प्लस इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे करनी है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो इन वीडियोस के थ्रू मकसद यही है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू ये बताया जाए कि कैसे ट्रिक्स एप्लीकेबल होती हैं और क्या क्या आप चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दिस वीडियोज़ टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल, है ना। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ एक और मैं बात बता देता हूँ कि सीसैट मास्टर सीसैट का एक चैलेंज हमने लॉन्च किया है, जिसमें हम सीसैट मास्टर करा रहे हैं 7 डेज़ में। सो गो एंड चेक आउट दिस कोर्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स का भी फ्री चैलेंज उस पर है वेबसाइट पे, सो प्लीज़ गो एंड लुक एट दैट ऑल्सो। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने इसमें कवर कराए हैं। सो लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से आए थे, 80% क्वेश्चन इसी में से थे। सो प्लीज़ गो एंड चेक दिस आउट, प्लीज़ पढ़ो इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझो एंड हमको भी फीडबैक दो कि कोर्स कैसा है, करेक्ट। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जो कि है ट्रिक्स फॉर इंटेलिजेंट गेसिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। तो कैसे आप इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो वो हम इस क्वेश्चन को देखेंगे बाय डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, चल के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करिए, देखिए कि क्या है क्वेश्चन, है ना, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पेपर 1 का 2020 प्रीलिम्स का। तो 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, ठीक है, उसमें हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, ठीक है। फैक्चुअल स्टेटमेंट है, मान लीजिए नहीं पता मेरे को तो कोई आइडिया नहीं क्या होता है, तो डाउट वाली कैटेगरी में इसको डाल देते हैं, हमको नहीं पता 1 क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि स्टेट जो है वो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस को जो सिटीजन्स का आधार डेटा है वो शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो चलो थोड़ा देखते हैं, पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको ड्रिल डाउन करेंगे। तीसरा क्या है, आधार इज़ मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, ठीक है, ओके। चौथा क्या है, आधार इज़ मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट्स फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब हमने पहली स्टैंस में क्या किया, चारों स्टेटमेंट पढ़ लिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम एलिमिनेट कर पाते हैं। एलिमिनेशन की टेक्निक हम इसमें से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें, और देखते हैं कि हम क्या एलिमिनेट कर पाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, आधार इज़ मैंडेटरी, ठीक है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। अब मेरे को एक बात बताओ, जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो हमेशा फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करती है कि हम गरीब से गरीब तबके को भी फाइनेंस में, फाइनेंशियल बैंकिंग में लाएंगे, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स उनको देंगे, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, यही होता है ना कि सबको मनी की बैंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, सबको सबका इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ बहुत ही ईजिली मिल जानी चाहिए, राइट। अब मान लो इंडिया में क्या आधार सबका बना हुआ है? आधार सारी पॉपुलेशन का बना हुआ है? नहीं, सारी पॉपुलेशन का नहीं है। जो बहुत गरीब हैं, जिनको एजुकेशन नहीं है, तो उन्होंने अपना आधार नहीं बनवाया है ना। तो जो रिमोट कॉर्नर्स हैं इंडिया के, जो बहुत ही आइसोलेटेड से गांव हैं, वहाँ पे आधार अभी भी नहीं है लोगों का, तो क्या वो इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे? ये तो गलत हो जाएगा ना, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो जाएगा कि भाई गवर्नमेंट फोकस कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन पे और आप आधार को मैंडेटरी कर दे रहे हो कि भाई इंश्योरेंस लेने के लिए आधार मैंडेटरी होगा, तो जिसके पास आधार नहीं है वो तो इंश्योरेंस ले ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, जिसके पास पैन है, कोई भी आइडेंटिटी का प्रूफ है, ज़रूरी नहीं है आधार हो, पैन कार्ड हो, है ना। बहुत लोगों का आधार नहीं है, पैन होता है उनके पास, तो इंश्योरेंस तो मिल जाता है, ऐसा तो नहीं कि इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है ना। तो ये तो स्टेटमेंट हो गई गलत कि मैंडेटरी है इंश्योरेंस लेने के लिए।
कोई भी इंश्योरेंस लेने के लिए आधार मैंडेटरी है, ये तो सरासर गलत स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि बाकी प्रूफ्स भी आइडेंटिटी के क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। चाहे वो पैन हो, चाहे आपका वो पासपोर्ट हो, है ना, पासपोर्ट हो, चाहे आपका वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो ये सब एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ऐसे आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। एक तो आप ये सोच सकते हो कि भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन में इंश्योरेंस आता है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गरीब लोगों को जब आपको एनरोल करना है इंश्योरेंस इंश्योरेंस में, तो आप मैंडेटरी कोई चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि गरीब लोगों के पास तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, तो आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। तो थर्ड हो गया गलत। अब मैं अगर थर्ड को हटा देता हूँ इन ऑप्शंस में से, कोई भी ऑप्शन आप एलिमिनेट करते हो, फिर आप ये जो नीचे ऑप्शंस दिए होते हैं उसके पास आया करो, ठीक है। तो अब थर्ड को जब हमने एलिमिनेट किया तो मेरा सी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है। बचा ए और बी। अब ए और बी को अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल रहा है कि फोर्थ तो स्टेटमेंट सही है, तो आप अपना दिमाग फोर्थ स्टेटमेंट को एनालाइज करने में खर्चा मत करना, ठीक है। क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है कैसे आप अपना माइंड का एनर्जी बचा सकते हो, क्योंकि जब आप वहाँ पेपर में बैठे रहते हो ना, तो बहुत चीज़ें जो होती है ना वो आपको समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि वहाँ जब एक्चुअल में आप पेपर दे रहे होते हो और जो आप मॉक सॉल्व कर रहे होते हो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वहाँ पे आपका माइंडसेट एकदम डिफरेंट होगा, और जब आप मॉक सॉल्व कर रहे होगे वहाँ पे माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपके पास लूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। जब आप मॉक दे रहे हो, एक पेपर में कम मार्क्स आ जाएंगे, कुछ नहीं है, बट वहाँ पर अगर आपने स्क्रू अप कर दिया मेन पेपर में, तो पूरा एक साल ख़राब होगा, है ना। तो वहाँ पे आपको क्या करना रहता है कि आप एकदम शांति से सोचिए क्वेश्चन को, और एकदम ही एकदम बहुत ही काम माइंड के साथ होके जाइए, मेडिटेशन करके जाइए मतलब सुबह, ताकि आपका माइंड बहुत ही स्टेबल रहे और आप पैनिक ना करो कोई चीज़ में। तो देखो थर्ड ऑप्शन को जब आप एलिमिनेट करोगे, तो जब भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आके पहले ऑप्शंस को स्ट्राइक आउट कर दो कि भाई ये दोनों तो नहीं हो सकता। फिर बाकी दोनों ऑप्शन को देखो कि बाकी दोनों ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं। उसमें फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो फोर्थ स्टेटमेंट को हमको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, हम दिमाग ख़राब नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। अब हमें बस क्या करना है, 1 और 2 में बताना है कि 1 और 2 में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो चलिए अब अपना पूरा फोकस हम किस में रखेंगे, 1 और 2 स्टेटमेंट्स में, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आधार मेटा डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 मंथ्स। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। मतलब आप ऐसे गैस नहीं कर सकते कि यार चलो 5 महीने होगा या 6 महीने होगा, हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो, ठीक है। तो इसमें तो हम अपना गैसिंग पावर नहीं इस्तेमाल कर सकते। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। दूसरे में क्या है, स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि स्टेट जो है वो आपका जो पर्सनल डेटा है आधार का, वो शेयर नहीं कर सकता प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ। तो आपको क्या लग रहा है ये स्टेटमेंट पढ़ने से कि ये सही होगा कि गलत होगा? ये देखो, ये ज़्यादा इसका प्रोबेबिलिटी है सही होने का। क्यों? क्योंकि मान लो, अगर मैं मान लो जो स्टेट है वो स्टेट शेयर कर देता है प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ आपका आधार डेटा, आपने स्टेट को ऑथराइज़ नहीं किया है वो डेटा शेयर करने के लिए, बट स्टेट ने शेयर कर दिया प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के साथ, मान लो बेच दिया उसको। बोलते हैं ना, जो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस होती हैं वो आपका डेटा लेती हैं, है ना, डेटा लेती हैं पैसे देकर। तो मान लो अगर शेयर कर दिया स्टेट ने, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी अ राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा ये, है ना। फंडामेंटल राइट्स इग्नोर हो जाएंगे। तो क्या ये स्टेट कभी करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आपका इसमें फंडामेंटल राइट जो है वो वॉयलेट हो रहा है, राइट टू प्राइवेसी आपका वॉयलेट हो रहा है। ये जो डेटा है आधार डेटा, ये प्राइवेट डेटा है आपका, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ये अगर स्टेट ने शेयर कर दी किसी के साथ, है ना, तो वो राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच हो जाएगा, राइट। तो स्टेट कभी ऐसा नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्टेटमेंट हो जाता है सही कि स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग ऑफ आधार डेटा। आप आधार डेटा, प्राइवेट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आप शेयर नहीं कर सकते किसी प्राइवेट फर्म के साथ, है ना। ये राइट टू ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगा और फंडामेंटल राइट आपका वॉयलेट हो जाएगा। तो हो जाता है 2 सही। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 2 एंड 4। तो देखो इसमें आप ज़्यादा आपको पता नहीं है, ठीक है, तब भी आपने कॉमन सेंस के साथ ये सॉल्व किया क्वेश्चन। ये आपको पता नहीं था कि ये 3 है कि 6 है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा आता है कि नहीं आता है। बट इसमें आपने कॉमन सेंस अप्लाई किया कि भाई ठीक है, इंश्योरेंस अगर सरकार को कराना है तो उसमें कोई भी चीज़ मैंडेटरी नहीं होगी। ये कॉमन सेंस ही था, आपने पढ़ा थोड़ी था कि आधार इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस, है ना। ये तो कॉमन सेंस से आपने किया कि जो आपने नॉलेज गैदर करी है, आपने इकोनॉमी में फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ा है कि भाई सरकार जो है वो अपना मोटिव उनका रहता है कि फाइनेंशियली इंक्लूजन करे, गरीब से गरीब लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स दे, ठीक है। तो उसके लिए मैंडेटरी तो नहीं होना चाहिए, है ना। ये कॉमन सेंस ही है और वो सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या, इसका आंसर हो जाता है बी। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये सारे ऑप्शंस का एनालिसिस है, आप ये आराम से बैठ के PDF डाउनलोड करके पढ़ना, ठीक है। तो इसमें जो पहला था ऑप्शन, उसमें 6 मंथ्स का गाइडलाइन है कि 6 महीने से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। मेटा डेटा का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप किसी साइट पे जाते हो ना, मान लो कोई आप सर्विस
अवेल कर रहे हो, वहाँ पे आप आधार नंबर अपना देते हो, ठीक है, तो वो साइट आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करती है ना। तो वो कितने टाइम तक स्टोर कर सकती है, दैट इज़ 6 मंथ्स का लिमिट, ठीक है। तो दैट इज़ कि वो 6 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। बाकी सब आप पढ़ लेना क्या क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे मोटिव यही है कि आपको बताना है कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है कि राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि राज्यसभा की पावर लोकसभा के बराबर किस किस स्टेट में। अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने लोकसभा को ज़्यादा पावर दी हुई है, ठीक है, बट कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे बराबर पावर्स हैं, ठीक है, बराबर पावर कहाँ कहाँ पे है। तो चलो फिर से ऑप्शंस हम पढ़ते हैं पहले चारों। मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेकिंग कट मोशंस, ठीक है। अब देखो, अब आपने अगर पढ़ा है तो आप तो तुरंत कर दोगे, क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। बट मान लो कि एलिमिनेशन से इसको करना है, ठीक है, इसको एलिमिनेशन से अगर हमको करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे नीचे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें ऑप्शन इतने अच्छे से सेट किए होते हैं कि आपको ट्रैप करने का होता है पूरा इनका मोटिव ना। देखो, अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। अब अगर जो बहुत ठीक से पढ़ता है ना, उसको पता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है, ठीक है, ये आर्टिकल 312 में राज्यसभा को एक्सक्लूसिव स्पेशल पावर दी गई है। राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव ये स्पेशल पावर है कि वो पार्लियामेंट को गाइड कर सकता है नई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए। तो लोग ना तुरंत ये मार देते हैं, बहुत ही खुश होके, बहुत ही बहुत ही खुश होके ये वाला ऑप्शन मार के चले आएंगे कि भाई हाँ हाँ, राज्यसभा की तो ऑल इंडिया पावर, ऑल इंडिया सर्विसेज तो बनाती है राज्यसभा, और तुरंत मार के चले आए, नीचे ऑप्शन पड़े ही नहीं, ठीक है। बट ऐसे कभी मत करना। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि ये सही है, तो आप ऑप्शन तीनों पढ़ना, ऑप्शन बाकी सारे पढ़ना, चारों ऑप्शन पढ़ना, ताकि आप, कभी कभार क्या होता है ना यूपीएससी क्वेश्चंस में कि सारे जो ऑप्शन होते हैं ना वो सही होते हैं, उसमें से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मारना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन पढ़ा, सही लग रहा है, मार के चले आए, नहीं, ऐसा मत करना कभी, ठीक है। सारे ऑप्शन पढ़ना और सारे ऑप्शन में से देखना कि सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, ठीक है, उस हिसाब से मारना है क्वेश्चन, ठीक है। अब पहला ऑप्शन क्या है कि मैटर जो है वो ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया न्यूज़ सर्विसेज में दोनों के पास बराबर पावर है, ठीक है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में बराबर पावर है। तीसरा क्या है, रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट। और चौथा है मेकिंग कट मोशन, ठीक है। अब देखो, जो कट मोशन है, ठीक है, पहले देखते हैं रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट। अब जो रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट है वो कब होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है तब होता है रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ठीक है, राज्यसभा का कोई रोल नहीं है नो कॉन्फिडेंस मोशन में, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत कि रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट में इक्वल पावर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है कट मोशन। कट मोशंस बजट के टाइम आते हैं, ठीक है। कट मोशन में क्या होता है, आप कट करते हो उनका जो भी डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती है ना, डिमांड फॉर ग्रांट सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होती हैं, और फिर कट मोशंस पास होते हैं कि भाई ये हमको कम करना है, ये हमको कम करना है। तो उसके लिए भी राज्यसभा के पास बिल्कुल ही कम पावर है, इनफैक्ट है ही नहीं, ठीक है। कट मोशंस लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद आता है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है, जो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ही एक बड़ा टास्क है। आप कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरली अमेंड नहीं कर सकते, है ना। कुछ कुछ चीज़ें हैं वो अलग हैं, बट जो अंडर आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दोनों जो हाउसेज हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से सेपरेटली वो अमेंडमेंट पास होना चाहिए और सेपरेटली अप्रूव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोकसभा ने अप्रूव कर दिया फिर राज्यसभा के पास गया, फिर राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट्स दिए है ना, और फिर वो लोकसभा ने एक्सेप्ट नहीं किए तो पास हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो रहा होता है तो उसमें पहले लोकसभा पास करता है, फिर राज्यसभा पास करता है, यूनिलैटरली पास करता है मेजॉरिटी के साथ, 2/3 मेजॉरिटी, ठीक है। तब जाके वो अमेंड होता है कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर राज्यसभा ने कोई अमेंडमेंट दिया है, मान लो राज्यसभा ने उस बिल में कोई अमेंडमेंट दिया है और लोकसभा वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो वो पास नहीं होगा, ठीक है। दोनों को सहमति लेनी होती है तभी पास होता है, ठीक है, यूनिलैटरली पास होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है दोनों में इक्वल पावर है। अब जो ये ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, ऑल इंडिया सर्विसेज के बाद राज्यसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर है, लोकसभा इसको इनिशिएट नहीं करता है। राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है कि 312 में वो जो है वो पार्लियामेंट को बोल सकता है कि हमको नई ऑल इंडिया सर्विसेज चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी अनइक्वल पावर, राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है। तो इसका आंसर है अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आप ये पढ़ लेना, फिर से इनके एक्सप्लेनेशन है कि इट हैज़ स्पेशल पावर्स विच इट एन्जॉयज़ एक्सक्लूसिवली, जो मैं बता रहा था 312 में, है ना। तो ये सब है।
अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर से पॉज करिए वीडियो और देखिए कि क्या कैसे आप कर सकते हो उस क्वेश्चन को, है ना। तो चलो डिस्कस करते हैं किससे क्या क्वेश्चन है। ये एमपी लैड्स पे है। अब ये एमपी लैड ये करंट अफेयर्स से बेसिकली क्वेश्चन था। एमपी लैड्स उस समय कोविड के टाइम पे जब प्रीलिम्स आने वाला था उससे पहले एमपी लैड्स में कुछ चेंजेस आए थे, तो इसीलिए उन्होंने इस क्वेश्चन को पूछा है, ठीक है। अब एमपी लैड्स इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब ये गवर्नमेंट की स्कीम है, तो देखो इसमें क्या ट्रिक रहता है ना, जो भी गवर्नमेंट की स्कीम रहती है वो जनरली गवर्नमेंट क्या पॉजिटिव लाइट में शो करती है। जितने भी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा मतलब जनरली सही होते हैं, हमेशा तो नहीं बट हाँ जनरली सही होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि देखो जो भी पेपर सेट कर रहा है यूपीएससी इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है। तो वो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी जो गवर्नमेंट स्कीम है ना वो नेगेटिव लाइट में शो हो, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए। कभी ये मोटिव नहीं रहता है सरकार का, ठीक है। सरकार हमेशा अपने आप को पॉजिटिव लाइट में शो करती है, कभी भी कोई भी चीज़ देखो आप, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चंस में जो भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें भी जनरली जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं जनरली वो ज़्यादा सही होते हैं, ज़्यादा सही प्रोबेबिलिटी होती है। तो मान लो आपने बिल्कुल भी स्कीम पढ़ी नहीं है ना, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको आप जो है वो सही करने का कोशिश करो कि भाई क्या ये सही हो सकता है ना। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि अगर 60% भी आपको लग रहा है कि हाँ वो सही हो सकता है पॉजिटिव पॉइंट, तो उसको सही मार दो, ठीक है। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि कैसे कैसे हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है। एमपी लैड्स फंड, पहले चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एमपी लैड्स फंड्स मस्ट बी यूज टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन, ठीक है, ओके। अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ एमपीज फंड्स मस्ट बेनिफिट SC/ST पॉपुलेशन, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा क्या है, एमपी लैड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, ओके, पता नहीं। डी क्या है, द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पॉजिटिव लाइट में शो होता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या बोला है कि एमपी लैड्स वाला जो है, लैड्स इज़ लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको डेवलपमेंट करना है, ठीक है, इसमें देखो फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी नहीं बोला कि एमपी लैड्स बताओ क्या है, इसमें पहले स्कीम को पढ़ो क्या बोल रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, मतलब हमको लोकल एरिया को डेवलप करना है, ऐसा कुछ स्कीम है ना। अगर आपने नहीं भी पढ़ा एमपी लैड्स क्या होता है तो आपको ये तो पता चल गया कि ये लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए कोई स्कीम है, ठीक है। डेवलपमेंट कब होता है, सोसाइटी का डेवलपमेंट कब होगा, जब आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, हेल्थ में इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, है ना। हम क्या बोलते हैं इंडिया का डेवलपमेंट कब होगा, जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, हेल्थ बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना। तो ये सब कैसे बढ़ सकता है, जब आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करोगे, आप घर बनाओ, आप हॉस्पिटल्स बनाओ, आप हेल्थ में इन्वेस्ट करो, आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो पहला पहला ऑप्शन तो ऐसे ही सही हो गया, ठीक है। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई इसमें हाँ ड्यूरेबल एसेट्स हम क्रिएट करेंगे, हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है, तो लोकल एरिया डेवलप होगा, ठीक है। और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो स्पेशली बैकवर्ड क्लासेस पे फोकस करता है कि जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था SCs STs में और OBCs में, है ना। SC STs OBC और जनरल को अलग अलग से ट्रीट किया जाता था। तो डेवलपमेंट कब होगा, जब इन तबदे ये बैकवर्ड क्लासेज हैं जो इनको जो ये क्लासेज हैं जिनको सोसाइटी में अलग नज़रों से देखा जाता है, जब आप उसको ब्रिज कर दो उस गैप को, है ना, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो डेवलप होने का, फंडामेंटल राइट्स यही बोलते हैं, जो राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है उनमें हम स्पेशल रिजर्वेशन क्यों रखते हैं, ताकि इनमें इनको भी अपलिफ्ट किया जा सके, राइट। तो हर स्कीम में, मतलब हर स्कीम में क्या, इस स्कीम में दूसरा ऑप्शन क्या बोला है कि अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ये जो भी फंड इसमें मिलता है उसका कुछ फंड SCs STs को भी अपलिफ्ट करने के लिए जाना चाहिए, है ना। तो ये भी सही हो गया कि हाँ भाई SCs ST के लिए जाना चाहिए, करेक्ट, सही है, क्योंकि उन तब डेवलपमेंट तभी होगा जब ये वाली पॉपुलेशंस को भी डेवलप किया जा पाएगा, है ना। तो ये भी सही हो गया। अब 1 और 2 अगर सही है ना। अब ऐसे देखो, अब देखो अगर आप ये 1 को मार्क करके नीचे ऑप्शंस को एनालाइज करते, ठीक है, कि 1 सही है तो कौन कौन सा हट जाएगा, ये ऑप्शन हट गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि A C और D में दूसरा तो वैसे ही सही है ना, तो दूसरे में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं था, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो कि पहला ऑप्शन सही किया आपने, देखा कि कौन कौन से ऑप्शन में है 1, 3 ऑप्शन में है 1, अब 2 भी सही है इन तीनों में, तो 2 में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, 2 भी सही है, ठीक है। अब तीसरा और चौथा क्या है, अब हमको क्या बताना है कि या तो थर्ड, ये अब तीनों में से, इन दोनों में से क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है। अब एमपी लैड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज फंड्स कैन नॉट बी कैरीड आउट फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये अगर आप थोड़ा न्यूज़ फॉलो कर रहे होगे ना एमपी लैड्स का, तो उसी टाइम ये अमेंडमेंट आया था कि जो कोविड के टाइम क्या था कि जो अनयूज्ड फंड्स थे, ठीक है,
उस समय जनरली क्या रहता था कि ये अनयूज फंड्स कैरी फॉरवर्ड होते थे, मतलब कि एमपी लैड स्कीम में ऐसा था कि मान लो 5 करोड़ का आपको मिला है सैंक्शन, ठीक है, तो अगर इस साल यूज़ नहीं हुए तो वो अगले साल मतलब यूज़ हो सकते थे, मतलब कैरी फॉरवर्ड होते थे, ठीक है। बट कोविड के टाइम सरकार का फिजिकल डेफिसिट इतना बढ़ गया कि सरकार ने बोला कि ये जो 5 करोड़ जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा था वो अब कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट उस समय किया था इसमें एमपी लैड में, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अब डायरेक्ट ही स्टेटमेंट पूछ दिया गया कि एमपी लैड सैंक्शंस कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। तो जो ओरिजिनल एमपी लैड स्कीम आया था उसमें कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। जो इनिशियली एमपी लैड स्कीम आया था, ठीक है, उसमें ये कैरी फॉरवर्ड था, तो इसने वो इनिशियली के रिस्पेक्ट में पूछा है, ठीक है। तो ये जानना चाह रहा है कि आप अवेयर हो स्कीम से कि नहीं हो, ठीक है। तो ये तो सी हो जाता है गलत। सी क्या है, थर्ड ऑप्शन अगर आप गलत कर देते हो ये और ये, ठीक है, ये और ये गलत हो गया, बचा क्या हमारा, ये भी चला गया। अब बचा कि 4 है ऑप्शन में कि नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें ना थोड़ा आपको इंट्यूशन से भी मानना पड़ेगा इस चीज़ में कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। देखो अब ये एमपी लैड्स है, ठीक है, कोई भी स्कीम है, ठीक है, कोई भी स्कीम है, सॉरी, कोई भी स्कीम है, ठीक है, उसका जैसे कि एमजी नरेगा में भी सरकार ने क्या किया है, सोशल ऑडिट किया है कि भाई जो ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, वो उसका ऑडिट करेगी, ठीक है, ताकि जो काम हो रहा है वो पता तो चले काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई हमने आपको 5 करोड़ दे दिए, ठीक है, हमने आपको 5 करोड़ दे दिया, अब वो काम ही नहीं हो रहा है आगे, तो फ़ायदा क्या उसका। तो मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग ज़रूरी है किसी भी स्कीम, ठीक है, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए सही हो जाता है क्योंकि भाई आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहे हो उसको मॉनिटर करना भी ज़रूरी है, कहीं एक्स्ट्रा फिजूल खर्चा तो नहीं हो रहा है कहीं उसमें, तो मॉनिटर बहुत है, मॉनिटर करना मतलब ज़रूरी है। अगर आप मॉनिटर नहीं करोगे तो आपका पैसा वेस्ट होगा, है ना। तो ये इस कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन, ये भी चीज़ सही मार सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है उसको इंस्पेक्ट तो करना ही पड़ेगा ये, है ना। इंस्पेक्ट नहीं करेगी तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ पैसा जा रहा है। मान लो आपने एमपी को पैसा दिया 5 करोड़, वो अपना घर बना रहा है उससे, है ना, तो वो तो फिर बेकार बात हो गई ना, इंस्पेक्शन होगा ही नहीं तो पैसा कहीं भी चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ इस टाइप से सही हो जाती है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इसलिए इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 1, 2 एंड 4। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको इस चीज़ से बताया कि आपने पढ़ा ही नहीं है। जनरली क्या होता है, जो स्कीम होती है वो आप पढ़ते ही हो, गवर्नमेंट स्कीम्स अलग से आप पढ़ते ही हो, है ना, जो न्यूज़ में रहती है। तो ये तो आपको वैसे ईजी क्वेश्चन है, कर लेना चाहिए। बट अगर नहीं नहीं पढ़ा है, मान लो नहीं पढ़ा है, इतना सारा पढ़ना होता है, नहीं पढ़ा है अगर, तो भी आप थोड़ा कॉमन सेंस से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने एमपी लैट्स पढ़ा भी है ना, तो जनरली इतना डीप में कोई नहीं पढ़ता कि भाई इंस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब जनरली कोई नहीं पढ़ता। नॉर्मल लोग पॉइंट्स पढ़ते हैं कि हाँ ये स्कीम इस बारे में है ना, और ये करती है, बस इतना कोई नहीं पढ़ता कि 10% उसमें होता है कि नहीं। ये आपको कॉमन सेंस ही बताना पड़ेगा कि हाँ इंस्पेक्शन भाई ज़रूरी है, इंस्पेक्ट नहीं करोगे तो पैसा तो कहीं भी चला जाएगा, है ना। तो ये चीज़ इसीलिए हो जाती है सही, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब ये आप खुद से पढ़ लेना जो ये पूरा एनालिसिस है। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।